हेलो गाइस, वेलकम इन बायोलॉजी ट्यूटर। तो जैसे कि हमारा चैप्टर 8 ख़त्म हो चुका है। अगर आपको उसमें कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। और अगर आपको एक भी पार्ट ना मिल रहा हो तो उसका वैसे आपको सब बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि मैंने हर एक चैप्टर का सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट किया और उसका आई बटन भी बनाया। सो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको ना मिले तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। सो अब हमें इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस की बात करनी है। तो चलिए वन बाय वन अब इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। तो आपको 4 ऑप्शंस गिवन हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट क्या है? रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल। नेक्स्ट, स्क्लेडन एंड स्वान फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो पहला हमारा है रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल। तो रॉबर्ट ब्राउन ने सेल को डिस्कवर नहीं किया, किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट हमारा क्या है? सेल्डन एंड स्वान, इन दोनों साइंटिस्ट ने ही इन्होंने ही हमारी सेल थ्योरी को दी। उसके बाद रुडोल्फ विर्को ने बताया कि हमारा जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बना है। और लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है? ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरीज आउट इट्स लाइफ एक्टिविटी विद इन अ सिंगल सेल। तो ये भी हमारा क्या कह रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी जो लाइफ एक्टिविटी हैं वो सिंगल सेल में ही करती हैं। सो हमारा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो हमारा स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है? कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, ना कि रॉबर्ट ब्राउन ने। सो आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? न्यू सेल्स जनरेट फ्रॉम, यानी ये भी मैं आपको नोट्स में बताई हूँ कि जो हमारे न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बने, तो इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो आपको इसको मैच करना है। सो फर्स्ट क्या है? क्रिस्टी। तो क्रिस्टी क्या कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनफोल्डिंग्स में। तो ए का आंसर सेकेंड वाला होगा। नेक्स्ट, सिस्टर्नी जो हमारा है वो डिस्क शेप्ड सैक इन गोल्जी अपरेटस। तो सिस्टर्नी हमारा गोल्जी अपरेटस में है और थैलाकोइड्स हमारा फ्लैट मेम्ब्रेन है, सैक इन स्ट्रोमा में पाया जाता है। सो आई होप आप लोगों को 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये तीनों मैंने आपको नोट्स में भी बताया है, फिर भी यहाँ बता दे रहे हूँ, बहुत इजी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको फिर 4 ऑप्शन गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ न्यूक्लियस। तो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर सेल में न्यूक्लियस होता है, तो रॉन्ग है। बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल हैव अ वेल डिफाइंड सेल वॉल। तो एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती ही नहीं, तो ये भी रॉन्ग है। इन प्रोकैरियोट्स देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो क्या प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हमारे एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, सेल्स आर फॉर्म डी नोवा फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल। तो सेल्स हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मीजोजोम इन अ प्रोकैरियोटिक सेल? मेंशन द फंक्शन दैट इट्स परफॉर्म। सो प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोजोम क्या है और उसका क्या फंक्शन है? तो मीजोजोम क्या है? मीजोजोम इज इनफोल्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम। तो मीजोजोम आपको बताया है मैंने कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उसकी जो इनफोल्ड्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो मीजोजोम की होती हैं। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एंड हेल्प इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड देयर सेपरेशन। सो मीजोजोम क्या करता है कि डीएनए के रेप्लिकेशन में रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को सेपरेट करने का हेल्प करता है। सो इन शॉर्ट फिर से जान लीजिए कि मीजोजोम प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के इनफोल्ड्स में हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्ड्स में मीजोजोम पाया जाता है और ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और डीएनए को रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है हमारा मीजोजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू न्यूट्रियल सॉल्यूट मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो न्यूट्रियल सॉल्यूट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे मूव ऑन करता है। एंड नेक्स्ट,
कैन द पोलर मॉलिक्यूल ऑल्सो मूव अक्रॉस इट इन द सेम वे? तो क्या जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं क्या वो भी इसी वे में मूव ऑन कर सकते हैं? नेक्स्ट, इफ़ नॉट देन हाउ आर दीज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन? अगर हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स इस तरह के मूवमेंट नहीं शो करते हैं तो फिर वो कैसे अपने मेम्ब्रेन के अक्रॉस किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं? इन शॉर्ट फिर से जान लीजिए क्वेश्चन का क्या मतलब है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो न्यूट्रल सॉल्यूट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे मूव करते हैं, और पोलर मॉलिक्यूल, क्या पोलर मॉलिक्यूल भी उसी वे में मूव करेंगे? अगर ऐसा है तो कैसे है, और नहीं है तो कैसे नहीं है? तो चलिए आंसर देखते हैं। सो इसका आंसर चलिए देखते हैं। न्यूट्रियल मॉलिक्यूल एग्जाम्पल नॉन इलेक्ट्रोलाइट लाइक कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल मूव अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो न्यूट्रियल मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है, जैसे कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करें तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से मूवमेंट करते हैं। वहीं जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस सिंपल डिफ्यूजन के साथ मूवमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो बाईपोलर इन नेचर होते हैं और लिपिड बाईलेयर से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट, द पोलर molecule pass through plasma membrane by the process of facilitated diffusion which is associated with certain carrier protein molecule called permeases and occurred through specific channels of the carrier molecule। ये आपको facilitated diffusion आपको यूनिट 4th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। सो क्या कह रहा है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू मूवमेंट करते हैं और उनके पास अपना एक कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जिसे हम परमेसेस कहते हैं, जो कि हमारा न्यूट्रल सॉल्यूट के पास नहीं होता। सो यही रीज़न है कि न्यूट्रल सॉल्यूट हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट करते हैं बाय द प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन, एंड पोलर मॉलिक्यूल हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू मूवमेंट करते हैं। सो यही है रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 organelles that are double membrane bound. What are the characteristics of these cell organelles? State their function and draw label diagram of both. So आप इसमें कोई भी 2 सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के नाम बता दीजिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को आप डिस्क्राइब करिए और उसके डायग्राम को बताइए। सो आंसर देखते हैं। 2 double membrane bound cell organelles of eukaryotic cell are mitochondria and chloroplast। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको लिखना है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं दोनों के बारे में लिखें, आपको और भी जो आता है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, बस वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होना चाहिए। और ये मैंने आपको नोट्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप इसका आंसर वहीं से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस जो मैंने बताया उसी में आपको मिल जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। देख लीजिए क्या, दीज हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोइड। मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक का मीन्स होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी कि इसके न्यूक्लियस क्या है, वेल डेवलप्ड नहीं होते, इसीलिए इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। और क्योंकि न्यूक्लियोइड इसे इसलिए कहते हैं, न्यूक्लियस क्यों नहीं कहते ये भी जान लीजिए, क्योंकि न्यूक्लियस में हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस होता है जो कि हमारा न्यूक्लियोइड में नहीं है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल इज फॉर्म्ड ऑफ सिंगल एंड सर्कुलर क्रोमोसोम ऑफ DS DNA बट नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन्स। जेनेटिक मटेरियल यानी DNA की बात करें तो वो हिस्टोन प्रोटीन से मिलके नहीं बना होता इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल इज जनरली प्रेजेंट एंड इज फॉर्म्ड ऑफ म्यूरेमिक एसिड। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है। नेक्स्ट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक ER, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा आर एब्सेंट। ये सब जो ऑर्गेनेल्स हैं मेम्ब्रेन बाउंड, ये सब एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम आर 70S टाइप। मैंने आपको बताया है कि 70S टाइप का क्या मतलब है, यानी कि इसकी जो सब यूनिट होगी वो 50 एंड 30S होगी। नेक्स्ट, माइटोटिक स्पाइंडल इज नॉट फाउंड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। माइटोटिक स्पाइंडल सेल डिवीजन के थ्रू नहीं फॉर्म होगा। एंड साइटोप्लाज्म डज नॉट शो साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्म साइक्लोसिस का प्रोसेस नहीं शो अप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा,
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव डिवीजन ऑफ लेबर, कैन यू एक्सप्लेन? तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास डिवीजन ऑफ लेबर हो करते हैं, तो आप क्या इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखते हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल्स बिकम specialized in their structure to perform specialized function and coordinate to form different types of tissue which coordinate to form different organ। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल्स होती हैं, उनके अपने स्ट्रक्चर होते हैं, अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं और हर एक ऑर्गन का डिफरेंट वर्क होता है। ईच ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, दिस इंक्रीजेज द वर्किंग एफिशिएंसी एंड इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। सो इन शॉर्ट आप जान लीजिए इसका आंसर। इन शॉर्ट में आप जान लीजिए कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास डिवीजन ऑफ लेबर की कैपेसिटी क्यों होती है, क्योंकि इनमें स्पेशल इस टाइप के सेल होते हैं जो कि अपना हर एक सेपरेट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अलग अलग ऑर्गन होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन के रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि अगर हम हार्ट की बात करें तो हमारा ब्लड को पंप करता है, लंग्स की बात करें तो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है। इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आधा आंसर यहाँ है, सो आप लोग इसे यहाँ से देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, डिस्कस इन ब्रीफ। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि सेल हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, क्या आप इसे ब्रीफ में डिस्क्राइब कर सकते हैं? सो देखते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। ऑल द फंक्शन आर परफॉर्म्ड विद इन अ सेल and division of labor is between the various cell organelle. In multicellular organism, division of labor is between different cell tissue organs of body. So cell हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर की तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर सेल्स में होता है, टिश्यू में होता है, ऑर्गन्स में होता है। अगर हम यूनिसेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो केवल सेल ऑर्गेनल्स में होता है। अगर आपको और भी कुछ पता है कि सेल हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है, मैंने आपको नोट्स बताया है, अगर आप वहाँ से कुछ सीखे होंगे तो आप और अच्छे से इसको लिख पाएंगे। बस मैं आपको इतना ही कहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर न्यूक्लियर पोर, स्टेट देयर फंक्शन। तो ये भी आपको बताई हूँ मैं। सो इसका आंसर देख लेते हैं। न्यूक्लियर पोर्स आर अपर्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड हेल्प इन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंट्रैक्शन। सो न्यूक्लियर पोर क्या, एक अपर्चर है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाया जाता है और ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और न्यूक्लियर पोर एज अ पैसेज भी एक्ट करता है क्योंकि जो राइबोसोम की सब यूनिट है उसे ट्रांसपोर्ट करने में। नेक्स्ट हमारा, बोथ लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स आर एन एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर yet they differ in terms of their function, comment। सो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स हमारा एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है लेकिन फिर भी अपने फंक्शन में डिफ़र करता रहता है, क्यों ऐसा? तो आपको इस पर कमेंट करना है। सो आंसर देख लीजिए। सो लाइसोसोम आर द सेंटर ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन वाइल वैक्यूल्स आर सेंटर ऑफ स्टोरेज ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल एक्सेट्रा एंड एक्सर्ट टर्गर प्रेशर। सो लाइसोसोम हमारा इंट्रासेलुलर डाइजेशन का सेंटर है, लेकिन जो वैक्यूल हमारा है वो वाटर को स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स को और मिनरल्स को, और ये टर्गर प्रेशर को डेवलप करता है। कौन? वैक्यूल्स। दो लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स डिफर इन देयर फंक्शन वाइल बोथ ऑफ दीज आर एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बिकॉज दीज आर फाउंड फ्रॉम बायोमेम्ब्रेन्स। इसीलिए ये डिफ़र हैं तो दोनों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, लेकिन क्योंकि लाइसोसोम हमारा इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, वैक्यूल्स हमारा वाटर को स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स को और मिनरल्स को, इसीलिए दोनों अपने फंक्शन में डिफ़र करते हैं। और लाइसोसोम हमारा सुसाइडिकल बैग्स हैं, और मैंने बहुत कुछ आपको नोट्स में बताया, सो आप लोग नोट्स पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर अपने मन से भी दे पाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम।
सो आपको न्यूक्लियस का और सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर बताना है विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। सो मैं आपको स्ट्रक्चर और इसका डायग्राम मैं आपको अच्छे से दिखा चुकी हूँ नोट्स में, फिर भी एक बार बता दे रही हूँ। सो ये अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस है, ये आपको नोट्स में भी मिल जाएगा इसका आंसर। और अगर आप लोग को मेरा नोट चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करिए, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको सब चैप्टर्स के सेपरेट PDF सेंड करूँगी। सो स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आपको ये मिल जाएगा नोट्स में से भी, और अगर आपको कुछ कंटेंट भी चाहिए न्यूक्लियस का तो आप प्लीज़ वहीं से जाके इसे फॉलो करिए, क्योंकि अब मैं यहाँ नहीं बताऊँगी। नेक्स्ट अब हम सेंट्रोसोम का डायग्राम देख लेते हैं। सो आप लोग सेंट्रोसोम का डायग्राम आप यहाँ से देख लीजिए और कंटेंट आपको नोट्स में मिल जाएगा। कंटेंट आप यहाँ का कुछ मत लीजिएगा वहाँ, क्योंकि यहाँ पे सब बहुत हाई लेवल का लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ का कुछ भी नहीं बता रही हूँ। सो आप लोग मेरे नोट से इसका कंटेंट लिख लीजिए और डायग्राम आप लोग यहीं से ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज़ अ सेंट्रोमियर, हाउ डज द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर फ्रॉम द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, सपोर्ट योर आंसर विद अ डायग्राम शोइंग द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। सो इसमें आपको सेंट्रोमियर बताना है क्या होता है, और क्रोमोसोम के बेस पर सेंट्रोमियर को कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया गया उसको भी आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। तो इसका भी आंसर आपको नोट्स में मिल जाएगा, फिर भी देख लीजिए यहाँ पर भी। सो सेंट्रोमियर आपको मेरे नोट्स में लास्ट में मिलेगा, और उसके टाइप्स भी आपको मैंने वहाँ बहुत अच्छे से समझाया डिटेल में। सो देख लीजिए कि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेलोसेंट्रिक देखते हैं। टेलोसेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम क्या है कि इसमें हमारे एक इक्वल आर्म है और दूसरे एंड पे हमारा कोई भी आर्म नहीं है। सो इस टाइप ऑफ क्रोमोसोम को हम टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। वहीं हम एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो इसमें देखिए पहला वाला आर्म बहुत मतलब बड़ा है और छोटा वाला, और लास्ट वाला हमारा स्लाइटली हमारा क्या है, स्मॉल है। सो इसमें एक्रोसेंट्रिक में हमारा 2 हाईली अनइक्वल आर्म्स है, मतलब आर्म्स तो दोनों है लेकिन क्या अनइक्वल है, साइज में क्या इक्वल नहीं है। सो इस टाइप ऑफ क्रोमोसोम को हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। नेक्स्ट अब हमारा सबमेटासेंट्रिक है, इसमें भी हमारा दोनों आर्म क्या है, इक्वल नहीं है। सो इसको हम क्या कहेंगे कि 2 स्लाइटली अनइक्वल आर्म। सो इस टाइप को हम सबमेटासेंट्रिक कहेंगे। सो सबमेटासेंट्रिक भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा मेटासेंट्रिक है, इसमें देखिए आपको 2 इक्वल आर्म्स भी दिख रहे होंगे और दोनों क्या है, इक्वल साइज़ के हैं। सो हमारा यही क्रोमोसोम जो है वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हमारा इक्वल आर्म शो अप करता है, बाकी जो 3 टाइप्स हैं क्रोमोसोम की वो इक्वल आर्म शो अप नहीं करते। सो आपको इसका कंटेंट वहाँ मेरे नोट्स में मिल जाएगा, और मैंने यहाँ भी समझा दिया है। अगर आप समझ गए होंगे तो आप इसे अपने मन से भी लिख सकते हैं। सो इसी के साथ अब हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। सो यहाँ हमारा इस चैप्टर में टोटल 14 क्वेश्चन था। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा बायोमॉलिक्यूल्स है, चैप्टर 9। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 9 के साथ। सो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ से मैं आपको सेपरेट नोट्स हर एक सब चैप्टर का PDF सेंड कर दूँगी। सो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।